Okay, when we met last time, we started with banking final accounts. So I told you you will be asked to prepare two things. One is going to be the balance sheet. Second thing you will be expected will be profit and लॉस स्टेटमेंट. और आपको इसके साथ में एडिशनल क्या बनाना पड़ेगा दोनों के केस में, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स. तो सम्स काफी लेंदे होंगे. आई टोल्ड यू इसका फॉर्मेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है. तो हमें उस फॉर्मेट को, एज द लॉ इज प्रिस्क्राइबिंग द फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को जैसा है वैसा फॉलो करना है. इन द प्रीवियस क्लास हमने बैलेंस शीट फॉर्मेट डिस्कस किया था. इसमें वी अंडरस्टूड दैट वी विल हैव 5 आइटम्स under assets, under liabilities, sorry. We will have 6 items under assets, and we had one item under contain and the name of contingent liability. तो टोटल 12 notes to accounts थे आपके बैलेंस शीट के. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो आपको फॉर्मेट तो वैसे याद होगा. यू हैव 4 columns: पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जिसको आप शेड्यूल नंबर भी बोल सकते हो, फिर करंट ईयर वैल्यूज और प्रीवियस ईयर वैल्यूज. एग्जाम पर्सपेक्टिव प्रीवियस ईयर वैल्यू नॉट रिलेवेंट, सिर्फ करंट ईयर लिखना है. अब आपको ऊपर याद थे, यूज्ड टू राइट बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ एबीसी बैंक बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, जो भी डेट होगा तो हम वहां पे वर्ड्स यूज करते थे एज ऑन. व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको यहाँ पे लिखते वक्त लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March, जो भी ईयर एंड दिया होगा. सो आपको यहाँ पे शब्द यूज करना है फॉर द ईयर. बैलेंस शीट में हम यूज करते हैं एज ऑन या एज एट. कॉलम सेम है, जितना पहले था सेम कॉलम्स यहाँ पे भी बने. अब आई टोल्ड यू कि आपकी शुरुआत होगी, ये फॉर्मेट वर्टिकल है, शुरुआत होगी इनकम से. इनकम इनकम के अंडर हमारे पास सिर्फ दो ही हेडिंग्स है. पहला है इंटरेस्ट अर्न्ड, और जो भी इंटरेस्ट नहीं है वो बन जाएगा अदर इनकम. सो काफी लाइफ सिंपल है. आपको बैंक के इनकम को सिर्फ दो ही पार्ट में डिवाइड करना है. एक, उनका प्राइमरी इनकम जो कि है इंटरेस्ट इनकम. कहाँ से मिलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन. जो भी बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, टर्म लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चरल लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, क्रेडिट कार्ड, जो भी बैंक ने लोन ऑफर किया है, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, व्हीकल लोन हो, इसके ऊपर जो भी बैंक इंटरेस्ट अर्न करेगा, दैट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटरेस्ट अर्न. इसका नोट नंबर होगा नोट नंबर 30. सो 12 तो हमने खत्म कर दिया बैलेंस शीट में. 13 द नोट नंबर इज इंटरेस्ट अर्न. और जो भी इंटरेस्ट अर्न के अलावा कोई अदर इनकम है वो आएगा नोट नंबर 14 में. अदर इनकम में क्या आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक ने कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया हो, तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट अर्न किया हो, दैट इज अदर इनकम. या कभी कभी बैंक आपके लिए एज अ एजेंट काम करता है और उसके लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज करता है, आपको कमीशन चार्ज करता है, तो वो जो ब्रोकरेज या कमीशन है वो भी अदर इनकम में आएगा. तो जो भी इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है वो आएगा अदर इनकम. बस दो ही चीजें, 13 एंड 14 नंबर, एंड ये आपको मिल जाएगा आपका टोटल इनकम. फिर चालू होंगे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के तीन ब्रॉड कैटेगरीज. पहला, द प्राइमरी इनकम, जो कि कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड. दूसरा, मेन इनकम, जो कि है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. और तीसरा है प्रोविजंस, एंड
कंटिंजेंसीज। तो ये बी और ये सी। इनकम में दो हेडिंग है, एक्सपेंसेस में तीन हेडिंग है, बट नोट नंबर सिर्फ दो के ही है, 15 और नोट नंबर 16। आपको कोई नोट नंबर नहीं बनाना है फॉर प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी। ओके, जो 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इसमें क्या आएंगे? इसमें जो भी बैंक ने इंटरेस्ट दिया है उनके डिपॉजिट्स पे, फॉर एग्जांपल सेविंग, एसबी अकाउंट्स या एफडी अकाउंट्स, इस पे जो भी बैंक ने इंटरेस्ट डिपॉजिट होल्डर्स को दिया हुआ है वो सारा इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। ओके। इसके अलावा ऑफकोर्स बैंक को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। लाइक अगर बैंक की जगह रेंटेड है तो रेंट पे करना पड़ेगा, सैलरीज देने पड़ेंगे, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, एन नंबर ऑफ अदर एक्सपेंसेस टू रन द बैंक। दोज विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। And these are special item provisions and contingencies. What are provisions and contingencies? बहुत बार बैंक को अगर फ्यूचर में कोई प्रोबेबल लॉस होने वाला होगा, कोई बैंक को अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला होगा, और ये अगर हम आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ प्रोविजन करके रखते हैं। मतलब फ्यूचर में आने वाला लॉस हम आज ही हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन द नेम ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिन्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कस्टमर को लोन दिया हुआ है और उस बंदे ने लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो लोन अब बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए के ऊपर मैं अलग से डिस्कशन लूंगा, बट जब लोन का रिकवरी मुश्किल हो जाता है या लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उस लोन को हम एनपीए के नाम से जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब वो बंदा शायद फ्यूचर में भी आपका लोन ना भरे। अगर वो लोन नहीं भरेगा तो तुम्हारा नुकसान है भैया। और अगर अपना नुकसान है और ये दिख रहा है कि अपना नुकसान होने वाला है, उस नुकसान के लिए आज थोड़ा सा प्रोविजन करके रखते हैं। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोविजंस आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। आप प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का वर्किंग नोट तो बनाओगे, बट उसके लिए कोई नोट नंबर यहाँ पे नहीं लिखोगे। वंस यू गेट दिस, आपको मिल जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस। अब तो सिंपल लाइफ है। इनकम पता चल गया, एक्सपेंसेस पता चल गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो कैसे आएगा? बेसिकली यू विल से नेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये सारा प्रॉफिट कितना आएगा? कहना है इसे सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंस, जो ऊपर का ये टोटल था, टोटल ए माइनस टोटल बी। सो सिंपली इट इज ए माइनस बी। अगर आपने ए माइनस बी कर दिया, ऑफ कोर्स इसके लिए कोई शेड्यूल नंबर नहीं रहेगा, तो आपको करंट ईयर का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में आपको जो भी नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, उसको ऐड बैक करना है। प्रॉफिट होगा तो ऐड बैक होगा, लॉस होगा तो लेस होगा। सो प्रॉफिट और लॉस विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर्स, उसको ऐड करके आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट्स या टोटल ऑफ सी कॉल। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज व्हाट? current year income minus current year expenses, you get current year profit. In that, you add the net profit carried forward from the previous year to get the total profit which is available for appropriations. ये जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी, ये अमाउंट अवेलेबल है अप्रोप्रिएट, बेसिकली ये कमाया है बैंक ने, जो कि बटेगा, which will be distributed. The profit is earned and it will be now distributed. उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्यार से क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अप्रोप्रिएशंस। क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएशंस। डोंट कॉल इट एज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है, ये आपके प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है। सो आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया होगा, उसका कुछ हिस्सा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे।
कुछ मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है। जैसे पहला अप्रोप्रिएशन तो मैंडेटरी है कि आपको कुछ तो अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है ऐसा रिजर्व जो मैंडेटरी है बाय लॉ। स्टैच्यूट मतलब लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ यू हैव टू क्रिएट अ रिजर्व विच इज नथिंग बट 25% ऑफ करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट। मतलब टोटल का नहीं, इसका नहीं, जो भी करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आया है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका 25%, इसका 25% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब इतना प्रॉफिट आप किसी को नहीं बांट सकते हो, इसको अलग से स्टैट्यूटरी रिजर्व में रखना पड़ेगा। इसका क्या करना है वी विल सी लेटर ऑन, बट अंडरस्टैंड, जो भी करंट ईयर में कमाई करोगे उसका 25% अमाउंट जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, अलग से रखा जाएगा। इस ये रखना इसलिए पड़ता है बिकॉज बैंक का बिजनेस बहुत वोलेटाइल है, बहुत रिस्की बिजनेस है। लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बड़ा लोन वाला बंदा डिफॉल्ट कर दे, और या फिर बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर्स उनका पैसा मांगने आ जाए, बहुत बार बैंक को बहुत सारा पैसा मार्केट में घुमाना पड़ता है। और उस केस में ऐसा ना हो जाए दैट बैंक इज शॉर्ट ऑफ मनी, या बैंक मेक अ डिफॉल्ट इन मेकिंग एनी पेमेंट। इसके लिए बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है हमेशा। एंड हेंस वी ट्रांसफर 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट टू अ रिजर्व। अब दूसरा अप्रोप्रिएशन करना है आपको। अगर आपको, ये तो मैंडेटरी है, अगर आपको इसके अलावा किसी और दूसरी रिजर्व में रखने की इच्छा है तो आप रख सकते हो। ये बैंक का अपना अपना सेफ्टी है। अगर बैंक को लगता है कि नहीं, हमें और पैसा अलग से बाजू में रखना चाहिए बिकॉज बिजनेस बहुत वोलाटाइल है, तो आप और रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो मैंडेटरी है, अदर रिजर्व्स आर ऑप्शनल। उसके अलावा जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जो भी आपके शेयर होल्डर्स है वो आपके प्रॉफिट, उन्होंने आपको पैसा किस लिए दिया है? सो दैट यू कैन earn something out of their money and you can give it back to them as dividends. So proposed dividends are dividends which are probable to be given to the shareholders. Of course इसका मीटिंग में सैंक्शनिंग होगा, सब कुछ बातें होंगी, उसके बाद ये प्रपोज डिविडेंड बन जाएगा फाइनल डिविडेंड। एज ऑफ नाउ अब तक हमने सोच के रखा हुआ है कि ये डिविडेंड देना है, ये डिविडेंड देना है, अब तक फाइनल नहीं हुआ है, ये मीटिंग में फाइनल किया जाएगा। और लास्ट आपको करना है, जो भी बच जाएगा दैट बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट रिजर्व में नहीं गया, जो प्रॉफिट डिविडेंड बोल के नहीं गया, वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर आपको याद होगा बैलेंस शीट में हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक सेकंड हेडिंग दिया हुआ था लायबिलिटी में आफ्टर कैपिटल, उस रिजर्व एंड सरप्लस में ये प्रॉफिट को जाके ऐड कर दें, और इससे आपका टोटल प्रॉफिट का हिसाब लग जाएगा। सो पार्ट ए इज इनकम, टू पार्ट्स ऑफ दैट, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम। पार्ट बी इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के तीन हिस्से। मेजर कॉस्ट है आपका इंटरेस्ट का, दूसरा कॉस्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तीसरा कॉस्ट है प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। टोटल इनकम मिल गया, टोटल एक्सपेंसेस मिल गया, आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड करेंगे पिछले साल का कैरिड फॉरवर्ड प्रॉफिट्स। सो यू विल गेट टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशंस। उसमें से 25% जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका 25% अमाउंट जाएगा स्टैच्यूटरी रिजर्व में। इसके अलावा कुछ परसेंटेज बैंक जनरली रखेगी इन अदर रिजर्व। कुछ अमाउंट दिया जाएगा एज डिविडेंड्स, एंड जो अमाउंट बच जाएगा आफ्टर गिविंग डिविडेंड्स दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो बैलेंस शीट में टोटल 12 नोट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 4 नोट्स बनाने पड़ेंगे।
सो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट और पी एंड एल पूरा, तो आपको इन शॉर्ट आपको 12 + 4 टोटल 16 नोट्स बनाने पड़ेंगे. I'm giving you a minute. Check it out and let me know if you have any doubts in the format of balance sheet and in the format of P&L.